नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को। आपको बताया था भैया 50+ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आएंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस के आधार पर यहाँ पे सारे एक एक प्रश्न यहाँ पर चूज किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट। आई होप आपने पिछली क्लासेस देख लिया होगा, पिछला प्रैक्टिस सेट। अगर आपने अभी तक भी नहीं देख पाया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर लिंक आएगा, आप लोग सारी क्लासेज फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वेलकम, अभिनंदन है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में यातायात प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? हम यातायात प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में दिया जाता है, भोपाल में दिया जाता है, होशंगाबाद में, या आपके जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश में यातायात प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि आज की क्लास में 30 में से कितना स्कोर आप लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में यातायात प्रशिक्षण आपके कहाँ पर दिया जाता है? भोपाल में दिया जाता है, इंदौर में दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन भोपाल हो जाएगा। ठीक है, भोपाल शहर में आपका यातायात प्रशिक्षण दिया जाता है। सेकंड प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है। तो प्रायद्वीप जो क्षेत्र से संबंधित राज्य कौन कौन से सम्मिलित है? आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। आप बोलेंगे मध्य प्रदेश का नाम नहीं है, आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ पे राजस्थान का नाम नहीं है। तो पहले ये समझ लीजिए कि भारतीय प्रायद्वीप कहलाता क्या है। प्रायद्वीप क्षेत्र, देखिए दोस्तों, वह मुख्य भूमि या शोल जो होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, प्रायद्वीप कहलाता है। ऐसा राज्य बताइए जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो वह राज्य आपका तमिलनाडु राज्य है, केरल राज्य है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश। ये चार ऐसे राज्य हैं जो आपके तीन तरफ पानी से घिरे हुए हैं, जल से घिरे हुए हैं। उन राज्यों को प्रायद्वीप क्षेत्र या प्रायद्वीप क्षेत्रों में राज्यों को सम्मिलित माना जाता है। राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ईवीएस एकीकरण क्या है? इन्वायरमेंट स्टडीज जो होता है इसका एकीकरण क्या होता है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन का, पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, या पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो ईवीएस एकीकरण क्या है दोस्तों? ईवीएस एकीकरण है आपके विज्ञान सामाजिक विज्ञान अध्ययन और एक पर्यावरण शिक्षा का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका है दोस्तों? ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज एकीकरण अंतर्गत विज्ञान सामाजिक विज्ञान अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आ चुका है। अगर प्रश्न समझ में आ रहे हो तो वीडियो को एक बार दिल से लाइक कीजिएगा, शिक्षा को सपोर्ट करें। जी हाँ, प्रश्न है, अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। जो अशुद्ध जल होता है उससे जो शोधित किया जाता है, जैविक संदूषक हटाकर किया जाता है, या अवांछित रसायन हटाकर, या गैसों को हटाकर, या इन सभी के द्वारा किया जाता है। तो जो अशुद्ध जल होता है उसको शोधित कैसे किया जाता है? उसको आपके जो जल में अवांछनीय तत्व होते हैं, ठीक है, तत्वों के मिल जाने से जल अशुद्ध हो जाता है। तो इन सभी तत्व जो अवांछित रसायन हो गया, जैविक संदूषक हो गया, गैस आदि को हटाकर अशुद्ध जल यानी कि आपका इम्प्योर वाटर को शोधित किया जाता है। तो राइट ऑप्शन जाएगा फोर्थ, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है, समझने वाली बात है, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपको समझना जरूर है सिलेक्शन के लिए। तो इनमें से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? वनों का उन्मूलन हो गया, ठोस अवशिष्ट फेंकना, वनों का रोपण हो गया, जीवाश्म ईंधन का उपयोग। तो जो हमारे पर्यावरण के अपघटन का उत्तरदायी नहीं है तो वह आपका होता है वन रोपण। अगर हम वन का रोपण करेंगे, वृक्ष को लगाएंगे, तो वह अपघटन नहीं होगा, ठीक है, वह अपघटन नहीं होगा हमारे पर्यावरण के लिए, वह और अच्छा होगा वनों का रोपण। तो वनों का रोपण क्या है? यह हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें जो है, ठोस अपशिष्ट फेंकना, ठीक है, वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई करना,
जीवाश्म ईंधन का उपयोग आदि पर्यावरण अपघटन के निम्नीकरण के कारण है। और वृक्ष लगाना कोई एक पर्यावरण सुरक्षित रहता है वृक्ष लगाने से, वन रोपण करने से। अगला प्रश्न है, एक बात सभी मेरे प्यारे मित्र, वेलकम, अभिनंदन है, वीडियो को दिल से लाइक करेंगे और शिक्षा भर्ती के चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे सभी प्यारे मित्र। अगला प्रश्न है, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिया। मान लीजिए आप अध्यापक अध्यापिका हैं, आपके पड़ोसी में एक घर में क्या हुआ है, आंवला का पेड़ लगा हुआ है और वो आंवला का पेड़ जैसे अब सीजन चल रहा है तो क्या हुआ, 4 किलो आपको आंवला दे देता है उपहार में। ठीक है, व्यवहार में, उपहार में कि ले लीजिए। तो वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। कौन? रमन जो है सोचता है यार 4 किलो आंवला मिल गया, चलिए मुरब्बा बना लेते हैं। तो वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। तो उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत पड़ेगी, यानी जो आंवला का मुरब्बा बनाया जाता है वह किस तकनीक का उपयोग किया कर बनाएगा, या किस तकनीक के अपनाने की जरूरत रमन को पड़ेगी? परिरक्षण की, संरक्षण की, अपघटन की या पाश्चुरीकरण की? कौन सी तकनीक की जरूरत पड़ेगी रमन को? तो कौन सी तकनीक होगी? वह होगी परिरक्षण की। कैसे होगी परिरक्षण की? देखिए दोस्तों, खाद्य संरक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। और ये जो होता है प्रिजर्वेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिरक्षण होता है। और इसका तात्पर्य खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना है। अतः रमन को आंवले का मुरब्बा बनाने में परिरक्षण तकनीक को अपनाने की जरूरत है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत कौन होता है? अब देखिए, ऊर्जा से संबंधित एक प्रश्न आता ही आता है, हर एक टीटी एग्जाम में कोई भी पेपर उठा के आप लोग देख लीजिए, लेकिन केवल भाषा का बदला जाता है। ठीक है, टेक्निक बदली जाती है और आंसर हमारा वही होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत पूछ लिया गया, ये चरम शब्द दे दिया गया, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वह श्योर ही होगा। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या होगा, यानी कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत, मुख्य न दे के चरम दे दिया गया। तो सभी लोग जानते हैं सूर्य है, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। सूर्य में अपार ऊर्जा, अपार ऊर्जा होती है, इसी अभिक्रिया के कारण होती है। किसके? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर के कारण होती है। वास्तव में नाभिकीय संलयन वो होते हैं जिसमें दो हल्के नाभिकीय की रचना होती है, या दो हल्के नाभिक की रचना करते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों को सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल रहा है दोस्तों, बहुत मित्रों को धन्यवाद सभी का वीडियो लाइक करने के लिए। अगला प्रश्न आ चुका है, कांटे नुमा पत्तुओं को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? आप अध्यापक बनेंगे और आप अपनी कक्षा में जा रहे हैं और कक्षा में अपने बच्चे को एक कांटे नुमा पत्तियां लेकर दर्शाकर एक शिक्षक के रूप में आप पौधे के बारे में पढ़ा रहा है, या आप पढ़ा रहे हैं, तो वह कांटे नुमा पत्तियां कैसे होगी? ठीक है, क्या वह जली होगी, स्थलीय होगी, उभयधर्मी होगी, मरुस्थलीय होगी? देखिए, पेडागॉजी में आप स्वयं अगर वहां पे शिक्षक दे दिया जाए, शिक्षिका दे दिया जाए, अध्यापक अध्यापिका दे दिया जाए, तो आप वहां स्वयं रखकर उस प्रश्न को देखिए कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर अध्यापक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है, तो सभी लोग जानते हैं किस प्रकार के कांटेनुमा सबसे ज़्यादा पत्तियां कहाँ पर होती, जानते हैं? मरुस्थलीय इलाके में होती है। रेगिस्तान हो गया, मरुस्थलीय इलाके में क्षेत्रों में पाई जाती हैं, कांटेदार पत्तियां होती हैं। ठीक है, ताकि पानी का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो, कम से कम हो सके और पौधे में पानी की क्या है आवश्यक मात्रा बनी रहे। तो कक्षा में शिक्षक द्वारा कांटेदार पत्तियों को दर्शाकर मरुस्थलीय प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे सभी प्यारे मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता? नीड़ यानी घोंसला, स्वयं के घोंसले या नीड़ का निर्माण नहीं करता। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं कोयला एक ऐसा पक्षी होता है जो स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है। वह कौवे के घोंसले, कौवे की नीड़ पर अपना क्या अंडा देता है और कौवा सेंकता रहता है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो बहुत ही सरल प्रश्न ये है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं, एग मार्क किसके लिए दिया जाता है? जल पदार्थ पर के लिए, कृषि पदार्थों पर, लौह पदार्थों पर या रसायन पदार्थों पर? तो एग मार्क किसके लिए दिया जाता है? आपने पढ़ा होगा खाद्य पदार्थों पर। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ किससे संबंधित है? तो वह कृषि से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? कृषि पदार्थों पर। एग मार्क किसके लिए दिया जाता है? कृषि पदार्थ पर दिया जाता है। एग मार्क मूल रूप से जो खाने पीने की चीज़ों से जुड़ी हुई एक प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को प्रमाणित करता है।
विश्व व्यापार संगठन ने जो मापदंड तय किए हैं उसी के हिसाब से भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा यह काम किया जाता है, जिसे एक मार्क प्रमाण चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, रेशम की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? वसा के रूप में होती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है, प्रोटीन के रूप में होती है, या आपके वशीय अम्ल के रूप में होती है? तो रेशम की रासायनिक प्रकृति आपके किस में होती है? प्रोटीन के रूप में होती है। किसकी होती है? प्रोटीन के रूप में होती है। यह प्रोटीन क्या होता है? एक फाइबर होता है जो रेशम के कीट या लार्वा द्वारा क्या है, फाइब्रिन के रूप में उत्पन्न किया जाता है। और रेशम कई प्रकार के कीड़ों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, परंतु आपके कैटरपिलर कीट से केवल रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण नहीं है? देखिए दोस्तों, पौधे का उदाहरण हो गया, आपके वृक्ष का उदाहरण हो गया। तो इनमें से आपको बताना है कि पौधे में से जो है वृक्ष का उदाहरण नहीं है। गुलाब, बरगद, मेहंदी, तुलसी। तो देखिए गुलाब, मेहंदी, तुलसी ये क्या कहलाएंगे? आपके वृक्ष कहलाएंगे। लेकिन बरगद जो क्या है, बरगद आपका वृक्ष नहीं कहलाएगा। बरगद क्या है? वृक्ष का उदाहरण नहीं है। बरगद एक पेड़ हो जाएगा। वृक्ष किसे कहेंगे? गुलाब, मेहंदी और तुलसी के पौधे को ये वृक्ष के उदाहरण हो जाएंगे। तो आपका बरगद नहीं आएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? शॉर्ट सर्किट से लगी आग, भूकंप से, सुनामी से, चक्रवात से। देखिए आपदाएं आपके मानव निर्मित आपदा होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है। तो यहाँ पे बताना प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि आपकी मानव निर्मित आपदा होगी। ठीक है, देखिए भूकंप, सुनामी, चक्रवात ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करंट के द्वारा लगी आग, चिंगारी के द्वारा लगी आग, ये कैसी कहलाएगी? यह प्राकृतिक असंतुलन के कारण घटित घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। लेकिन भूकंप, सुनामी, चक्रवात ये सभी आदि चीज़ों को कहते हैं। आदि आपदाएं जो होती हैं इनको भूकंप, सुनामी, चक्रवात ये प्राकृतिक आपदा कहलाती हैं। लेकिन शॉर्ट सर्किट से लगी आग ये क्या कहलाएगी? मानव जनित आपदा कहलाएगी, क्योंकि करंट हमारे लिए यूज है, मानव के लिए ना। लाइट होती है क्यों? हमारे लिए है ना। ठीक है, ये हमारे लिए प्रयोग होती है, हम मानव करते हैं, तो ये मानव जनित आपदा कहला जाएगी। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या दिया गया है, किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? ट्यूबवेल से। देखिए सर्वाधिक जल संरक्षण यानी जल की बचत सबसे ज़्यादा किसमें होती है? किस सिंचाई पर? ट्यूबवेल पर, चरस पर, बूंद सिंचाई में, या फव्वारा सिंचाई में? तो मेरे प्यारे मित्रों, आप देखते होंगे कि बूंद सिंचाई प्रणाली में सर्वाधिक जल का संरक्षण होता है, जल की बचत होती है। ठीक है, इस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में पौधे की जड़ों से बूंद बूंद करके जल डाला जाता है। इससे पानी का अपव्यय नहीं होता है तथा पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल भी मिल जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वायु प्रदूषण से नहीं होता। अगर वायु प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण से कैंसर नहीं होता है, पाचन तंत्र से संबंधित रोग नहीं होता है, श्वसन संबंधी रोग नहीं होता है, या इमारतों का क्षय। देखिए वायु प्रदूषण से कैंसर हो सकता है, श्वसन संबंधी रोग हो सकता है, या इमारतों का क्षय हो सकता है। लेकिन पाचन तंत्र से जो संबंधित रोग है या खाद्य पदार्थों से होगा, वायु प्रदूषण से नहीं होगा। ठीक है, जल प्रदूषण से हो सकता है, खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो आपके ये वायु प्रदूषण से सम्मिलित नहीं होगा पाचन तंत्र से संबंधित रोग। ठीक है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों से होगा। और श्वास से संबंधित रोग फेफड़ों को हानि पहुंचा सकता है, तो इससे होने वाला रोग दमा है, और यह एक संक्रामक बीमारी है। दमा एक कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। और कैंसर बीमारी कोशिकाओं के असमान वृद्धि होने से होती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, तो उस क्रिया में पादप द्वारा जो है वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित यानी कि ली जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या जल वाष्प? तो सभी जो लोग जानते हैं जब पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है उस क्रिया में पादप द्वारा जो है वातावरण से गैस ली जाती है, वो आपकी CO2 होती है। पौधे क्या होते हैं? CO2 गैस क्या करते हैं? और ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। धन्यवाद सभी का, आप लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, इस परिवार को बड़ा करने के लिए। तो इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें दोस्तों, शिक्षा को सपोर्ट करते रहें। और प्रश्न अगला है, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? बेहतरीन प्रश्न है। जी हाँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? जिसमें
कीटभक्षी पादप उस मृदा पर उगते हैं जिसमें तत्व नहीं पाया जाता, कार्बन तत्व नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, कीटभक्षी जो पादप होते हैं जो मृदा पर उगते हैं वह नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति करते हैं। यानी कि कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं वहां पर नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। नाइट्रोजन तत्व के लिए ही क्या होते हैं, नाइट्रोजन तत्व मृदा में, ठीक है, उत्पादित करने के लिए कीटभक्षी पादप का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो कीटभक्षी जो होते हैं पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया, देखते हैं ध्यानपूर्वक। मध्य प्रदेश पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय आपके भोपाल में है, जबलपुर में है, इंदौर में है, या इनमें से कोई नहीं। तो यातायात प्रशिक्षण केंद्र आपका भोपाल में है, हमने ये प्रश्न पहले ही कर चुके हैं। लेकिन यह प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण जो है आपके किस महाविद्यालय में है, या यह महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर पर है, सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय आपकी इंदौर शहर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है? ऐसी खाद्य श्रृंखला बताइए जो घासी मैदान में नहीं होगी। खरगोश, लोमड़ी, शेर, कीट, मेढक, सांप, प्लावक, मछली, व्हेल, चूहा, सांप, गिद्ध। देखिए खाद्य श्रृंखला घासी मैदान, तो घासी मैदान में मछली, प्लावक, व्हेल, ये तीनों जो हैं ये खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं होगी। ठीक है, प्लावक, मछली, व्हेल श्रृंखला जलीय क्षेत्र की है, और प्लावक एक सूक्ष्म घास होती है जो मछलियों का आहार होती है, जो आपके यह जलीय घास होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कैथोड किरणें होती हैं, न्यूट्रॉन की धारा होती हैं, प्रोटॉन की धारा होती हैं, इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, या एक समान धारा होती है? तो कैथोड किरणें कैसे होती हैं? तो जो आपकी कैथोड किरणें होती हैं वह एक प्रोटॉन की धारा होती हैं, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब एनोड किरणें पूछा जाए तो वह इलेक्ट्रॉन की धारा होगी। कैथोड किरणें प्रोटॉन की धारा, और एनोड किरणें जो होती हैं वह इलेक्ट्रॉन की धारा होती हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? क्लोरीन की गोलियां, निस्यंदन यानी कि छानना, फिटकरी हो गया, आपका उबालना हो गया। तो ऐसा दोस्तों कौन सा जो है जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, निस्यंदन यानी छानना यह असंक्रमित करने में सहायक नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन की गोलियां फिटकरी पानी में डालने से तथा पानी को उबालने में पानी का संक्रमण समाप्त हो जाता है, जबकि निस्यंदन छानने से क्रिया में पानी में उपस्थित गंदगी, धूल, बालू से दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें संक्रमण समाप्त नहीं होता है छानने से, निस्यंदन से। तो क्या हो जाएगा, यही तो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा जल असंक्रमित, ठीक है, तो संक्रमित करने में सहायक आपका छानना नहीं होता है। कचरा होगा हो जाएगा, लेकिन आपका संक्रमण इससे खत्म नहीं होगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को कब से मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण जो दिवस है वह 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन यह वर्ष कब से मनाया गया, किस शहर से शुरुआत की गई? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा कि दोस्तों जो आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने का यह पारित किया, और 1972 को पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन आपके स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो वैश्विक सम्मेलन आपको 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है? वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ, यानी कि वैश्विक पर्यावरण पर भी, स्थानीय पर्यावरण पर भी, और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य होंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन होते हैं खनिज, जल, लकड़ी, उपरोक्त सभी।
तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखिए, खनिज भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, जल भी है, लकड़ी भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये तीनों जो है प्राकृतिक संसाधन के रूप में आएंगे। दोस्तों, प्रकृति द्वारा जो साधन मनुष्य को प्रदान किए जाते हैं जिससे मनुष्य अपने जीवन का विकास कर सकता है तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, वे साधन प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स कहे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, जल, खनिज इत्यादि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहे जाएंगे। बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। राष्ट्रपति पद का अधिकतम कितने माह के लिए रिक्त रह सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति पद की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति जो पद है यह अधिकतम कितने माह के लिए रिक्त रह सकता है, खाली रह सकता है? 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए या 1 वर्ष के लिए? तो राष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों अधिकतम आपके 6 माह के लिए रिक्त रह सकता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने के समान होते हैं? ऐसा पक्षी जिसमें पहचान ही नहीं कर पाते हैं कि वह पक्षी नर है कि मादा है। क्या वह कोयल है, बुलबुल है, गौरैया है या आपके मधुखोरा है? तो दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है, एक बार दिल से लाइक कीजिए, शिक्षा के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे सभी मेरे प्यारे मित्र। दोस्तों, इनमें से बताइए कौन सा पक्षी जो नर व मादा दिखने में समान होते हैं? तो वह पक्षी और कोई नहीं, आपका बुलबुल होता है। जी हाँ, बुलबुल पक्षी नर व मादा दिखने में समान होते हैं, जबकि गौरैया पक्षी की मादा प्रजाति जो है का रंग नर की अपेक्षा थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इसमें पहचान मिल जाती है गौरैया में, लेकिन बुलबुल में आप नहीं पहचान पाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो विषम ऑप्शन उसे चयनित करना है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। देखिए, तीनों आपकी ऊर्जा है लेकिन यहाँ पे गैस दे दिया गया है, ठीक है, समझने वाली बात है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये विषम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, सभी बेहतरीन प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है? देखिए, यानी कि ऐसा खुराक बताइए जिसमें प्रोटीन की अधिकता नहीं होती है। दाल में, पनीर में, शुद्ध घी में, मांस में। तो दोस्तों, प्रोटीन की मात्रा अधिक मात्रा में नहीं होती है, वह आपका घी में है। घी में क्या होता है? फैट होता है। दाल, पनीर, मांस, इनमें प्रोटीन होता है अधिक मात्रा में, लेकिन शुद्ध घी में कम होता है। शुद्ध घी में लगभग प्रोटीन की मात्रा 0 के बराबर होती है। शुद्ध घी में प्रोटीन का स्रोत ही नहीं होता, जबकि दाल हो गया 20 से लेकर 35% तक होता है, मांस में 8 से 20% तक होता है, पनीर यानी कि चीज़ में लगभग 9%। तो सबसे ज़्यादा दालों में प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, श्रमिक मधुमक्खी या अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती हैं। कैसे? जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं, जिनका काम होता है शहद को क्या है? भोजन को तलाशना। श्रमिक मधुमक्खियों का वर्क ही होता है कि भोजन को तलाशना। तो अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत में दिशा ज्ञात कैसे कराएंगे कि यहाँ पर भोजन मिल जाएगा? नृत्य के द्वारा कराती हैं, भिनभिना कर कराती हैं, रासायनिक संकेतन करेंगी या स्पर्श करेंगी। तो दोस्तों, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, वह अन्य मक्खियों को भोजन का इशारा करने के लिए, ठीक है, वह दिशा ज्ञात कैसे कराती हैं? नृत्य के द्वारा कराती हैं। वो नाचने लगती हैं तो अन्य जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो समझ जाती हैं कि यहाँ पर क्या है? भोजन मिलेगा, ठीक है। तो नृत्य के द्वारा दिशा ज्ञात कराती हैं भोजन के लिए। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे घर्षण हेतु खुरदरी हो जाएं, वे चिकनी रहें, दीवारों एवं फर्श का प्राकृतिक रंग हो या कीट दूर रहें। तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं गोबर का प्रयोग जो है झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श में लीपने का काम किया जाता है। आज भी गांव में किया जाता है, हमारे गांव हमारे घर में भी यही किया जाता है दोस्तों। तो इसका मेन जो है आपका एनवायरमेंटल बात करें, प्राकृतिक की बात करें, तो कीट से दूर रहने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक करें, अपना फीडबैक जरूर दोस्तों दें, जिससे हम आपका हर एक फीडबैक, हर एक कमेंट रीड करते हैं, उससे हमें अनुभव मिलता है, उससे पता चलता है कि आप लोग वाकई में हमें समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, शिक्षा को समझ पा रहे हैं और अपने पद की गरिमा को समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग सभी लोग अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद सभी का।